गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफ शेल्फ एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 के टॉपिक स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट एंड असम्पशंस होते क्या है। These questions assess your ability to infer implicit information based on a given statement. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सीधे सीधे सामने से नहीं बताई जा रही है, क्या आप उस इंफॉर्मेशन को खुद से पता कर सकते हो बाय रीडिंग द स्टेटमेंट्स गिवन टू यू? ये इसमें जो है चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ फैक्ट, सजेशन और सिचुएशन and the assumptions are ideas or belief that must be true for the statement to hold logically. अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो कोई सजेशन होता है, कोई सिचुएशन या फिर कोई फैक्ट हो सकता है, और उसकी ट्रू होने के लिए इट्स नेसेसरी कि उसके पीछे का जो अजम्पशन है वो भी ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आप जाके आने वाले इलेक्शन में वोट दीजिए, तो इसके लिए मेरा अजम्पशन क्या होगा? मेरा अजम्पशन ये होगा कि आप इंडियन हैं। सेकंड अजम्पशन क्या होगा? कि आप जो है जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है उस स्टेट में रहते हो। थर्ड अजम्पशन मेरा क्या होगा? कि आपके पास एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड है। तो जब ये सारे के सारे अजम्पशंस मेरे सही होंगे तभी मेरा स्टेटमेंट सही होगा कि आप जाके वोट दे दो, है ना? मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे एक सजेशन दिया, और उस सजेशन के सही होने के लिए तीन चार अजम्पशंस का सही होना यहाँ पे जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। योर गोल इज टू डिटरमाइन विच assumptions आर लॉजिकली नेसेसरी फॉर द स्टेटमेंट्स टू मेक सेंस। ठीक है, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कितने सारे assumptions दिए। मैंने पहले कहा कि क्या आप इंडियन हो, क्या आप उस स्टेट में रहते हो, और क्या आपके पास एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड है। इसमें से वो इंडियन वाला पार्ट अगर हम हटा दें तो भी ये स्टेटमेंट उतना ही ट्रू रहेगा, क्योंकि आप अगर उस स्टेट में रहते हो और आपके पास एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड है तो आप जाके वोट दे सकते हो। क्योंकि वैलिड वोटर आईडी कार्ड कब बनेगा? जब आप इंडियन होगे तभी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिडंडेंट अजम्पशंस हैं हम उनको हटा सकते हैं बाहर। आज के पूरे वीडियो में हम यही देखेंगे और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख दिया है मैंने कि सारे के सारे क्वेश्चंस में क्या होने वाला है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज गिवन। आपको जो है एक स्टेटमेंट मिलेगा फॉलोड बाय टू assumptions। उसके आगे दो assumption लिखे होंगे, नंबर 1 and 2। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन assumption इज implicit। आपको जो है स्टेटमेंट को पढ़ना है और बस ये बताना है कि इनमें से जो दो हमने assumption लिखे हैं, कौन सा assumption को मान के ये जो है स्टेटमेंट कही गई है। ठीक है, will mark A if only one is implicit, will mark B if only second assumption is implicit, will mark C if neither one nor two is implicit, and will mark D if both are implicit। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला टुडे। आपको जो है आज एक अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। ठीक है, और इसके पीछे अजम्पशन क्या है? अजम्पशन, पहला अजम्पशन है इट मे रेन टुडे। हो सकता है कि आज बारिश हो, इसके लिए कहा जा रहा है आपको कि आप जो है अम्ब्रेला लेके जाओ। अगर आपको कोई कहता है आप अम्ब्रेला लेके जाओ, तो आपका अजम्पशन क्या होगा? इट मे रेन टुडे। हाँ, बारिश हो सकती है, इसके लिए कहा जा रहा है कि अम्ब्रेला लेके जाओ। सो दिस इज डेफिनेटली इम्प्लिसिट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई नहीं भी कहेगा कि आज बारिश होगी, अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूं, आपको आज अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए, तो आपका फर्स्ट थॉट क्या आएगा? अगर अम्ब्रेला ले जाने को कहा है, इसका मतलब ये है कि आज बारिश हो सकती है। तो बिना कहे मैंने ये बात कह दी कि आज बारिश हो सकती है, तो ये जो है ये इम्प्लिसिट रहेगा। सेकंड देखते हैं। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम रेन। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला? मैंने बस बोला आपको अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। ठीक है, आप आज अम्ब्रेला लेके जाओ। अब उससे इम्प्लिसिट क्या आप ये निकाल सकते हो कि कैरिंग एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले जाने से आपको जो है बारिश से बचने में मदद मिलेगी। बिल्कुल निकाल सकते हो। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्प्लिसिट। अब आप देखो, अब मैं वापस से एक बार इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को रिफ्रेम करके आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ क्या कहा? यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला। आपको जो है आज एक अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। उससे मेरा असम्पशन क्या क्या था? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसके लिए आप अम्ब्रेला लेके जाओ। और दूसरा ये हो सकता है कि आप अम्ब्रेला लेके जाओगे तो आप बारिश से
बच जाओगे। ठीक है, सो बोथ आर इम्प्लिसिट, तो इसमें हम डी टिक कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, ट्रेन टिकट्स कैन बी नाउ बुक्ड ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। ट्रेन टिकट्स अब ऑफिशियल वेबसाइट पे बुक किए जा सकते हैं ऑनलाइन। ओके, असम्पशन क्या है, पीपल फाइंड ऑनलाइन बुकिंग कन्वीनियंट। यस, दिस कैन बी इम्प्लिसिट कि आप जो है ऑनलाइन जाके ऑफिशियल वेबसाइट से क्यों करोगे, बिकॉज पीपल फाइंड इट टू बी कन्वीनियंट। बिल्कुल सही बात है, पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट, तभी तो वो करेंगे। दूसरा क्या है, सम पीपल स्टिल प्रेफर ऑफलाइन मेथड्स फॉर बुकिंग टिकट्स। क्या कहीं भी स्टेटमेंट में ऑफलाइन या कोई भी ऐसी बात की जा रही है जो मैं इन्फर कर पाऊं? मुझे क्या पता कि कुछ लोग अभी भी ऑफलाइन कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते, क्या पता वो मजबूरी में कराते हैं, क्या पता नहीं कराते हैं, मुझे इसके बारे में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ट्रेन टिकट्स कैन नाउ बी बुक्ड ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। आप जो अपनी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन करवा सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है, इसका मतलब कि लोग, पीपल फाइंड ऑनलाइन बुकिंग कन्वीनियंट, आपको कन्वीनियंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बट सम पीपल स्टिल प्रेफर ऑफलाइन मेथड्स, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। तो ये जो है मेरा नॉट इम्प्लिसिट हो गया। ठीक है, मैं इसके बारे में तो देखिए कुछ भी नहीं कह सकता हूँ स्टेटमेंट को पढ़ के। नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम टू अवॉइड आई स्ट्रेन। आपको जो है स्क्रीन टाइम का क्या मतलब कि फोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट, जो कुछ भी आप यूज करते हो, कोई भी ऐसा डिवाइस यूज करते हो, उस डिवाइस को आप कम चलाओ। ठीक है, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम टू अवॉइड आई स्ट्रेन, जिससे आपकी आंखों पे जोर कम पड़े। ठीक है, असम्पशन क्या है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन कॉज आई स्ट्रेन। बिल्कुल, ये तो है ही है, बिल्कुल है। जब मैं कह रहा हूं कि आप जो है डिवाइस कम चलाओ, आपकी आंखों पे जोर कम पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज मान रहा हूं कि आप जब ज्यादा चलाओगे तो आपकी आंखों पे जोर ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो है ही इम्प्लिसिट। रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम विल कंप्लीटली एलिमिनेट आई स्ट्रेन। क्या ये हो सकता है कि आप स्क्रीन टाइम को कम कर दो तो आई स्ट्रेन आपका कंप्लीटली खत्म हो जाए? क्या ये हो सकता है? नो, नॉट इम्प्लिसिट। ये चीज मैं नहीं कह रहा कि आप कम करोगे तो आपकी आंख पे पड़ने वाला जो जोर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप किस ब्राइटनेस पे अपना फोन चला रहे हो, आप किस टाइम पे अपना फोन चला रहे हो, और आप कितने डिस्टेंस से अपना फोन चला रहे हो, आंखें कितना पास रख के आप अपना फोन चला रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ स्क्रीन टाइम कम कर देने से आपके आई का स्ट्रेन कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं हो जाएगा, तो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट, to improve to improve road safety, the government has decided to impose heavy fines on those who do not follow the traffic rules. All right, क्या करने के लिए किया जा रहा है सब कुछ? रोड सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? इम्पोज किया है हेवी फाइन। देखो, वाई, व्हाट, हु, हु। ठीक है, मुझे सब कुछ मिल गया। ऑन दोज हु डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, किन पे? जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है? हेवी फाइन इंपोज कर दिया है जो कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। तो पीपल केयर अबाउट अवॉइडिंग हेवी फाइन्स। बिल्कुल जी, ये तो इम्प्लिसिट है ही है। क्यों है इम्प्लिसिट? कि सरकार ने हेवी फाइन्स क्यों किए हैं? हेवी फाइन्स क्यों किए हैं? क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो अवॉइड करें हेवी फाइन्स, तो वो इसके लिए क्या करेंगे? रोड पे आराम से गाड़ी चलाएंगे। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स कैन इंप्रूव रोड सेफ्टी। ठीक है, क्या ये चीज हो सकता है? स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स कैन इंप्रूव रोड सेफ्टी। यस, आप जब हेवी फाइन्स दोगे, लोग फॉलो करेंगे तो रोड सेफ्टी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मेरे पास यहाँ पे इम्प्लिसिट है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दोनों के दोनों यहाँ पे वापस से इम्प्लिसिट है। ठीक है, नेक्स्ट, कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स must submit their applications before the deadline to be considered for the job. जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने एप्लीकेशंस को डेडलाइन के पहले दे दो, तभी आप कंसीडर किए जाओगे जॉब के लिए। ठीक है, ओके, गुड। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन में नॉट बी कंसीडर्ड। बिल्कुल जी, ये तो इम्प्लिसिट है ही है।
अगर मैं आपको कह रहा हूं कि डेडलाइन के पहले दे दो, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो डेडलाइन के बाद देगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट क्या है? एवरी कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डेडलाइन, नॉट इम्प्लिसिट। नॉट इम्प्लिसिट, ये तो कहीं कहा ही नहीं जा रहा कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड है डेडलाइन मीट करने में कि नहीं। कहा जा रहा है बस आप कर दो तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। नो बडी नोज कि कोई इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। क्या पता कोई जानबूझ के लेट भरे, ठीक है, क्या पता किसी को नहीं चाहिए वो जॉब, वो जानबूझ के लेट भरे। एनीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट, the government has decided to introduce a tax rebate for electric vehicle owners to promote eco-friendly transportation। क्या किया है? क्या किया है? सरकार ने जो है एक नया टैक्स रिबेट दिया है, ठीक है, टैक्स रिबेट दिया है। किसको दिया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को दिया है। किसके लिए दिया है? प्रोमोट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए दिया है, ठीक है। आपको देखिए, इसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में? टू रीड केयरफुली। टू रीड केयरफुली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, कि आप केयरफुली रीड करो, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। पहले आपको स्टेटमेंट समझ आएगा प्रॉपर, तभी आप ये समझ सकते हो कि क्या अजम्पशन किया गया होगा वो स्टेटमेंट को करने के लिए। तो एक बार वापस से मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। मैं क्यों इतनी बार, 2 बार कम से कम स्टेटमेंट को रीड करता हूँ? बिकॉज रीड करने में मेरा हार्डली 10 सेकंड जाएगा एक स्टेटमेंट को। अगर मैं पेपर में बैठा हूँ हार्डली 10 सेकंड जाएगा मेरा उस स्टेटमेंट को रीड करने में, और मैं 2 बार भी कर लूंगा तो 20 सेकंड गया उसके बाद। बट मेरी जो एक्यूरेसी है, मेरी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है पहली बार पढ़ने में मैंने कोई चीज इग्नोर कर दी हो, या कोई चीज मेरे माइंड से स्लिप हो गई हो। बहुत बार जो हम वर्ड्स को स्किप करते हुए रीड करते हैं, जब एग्जाम एनवायरनमेंट में होता है, प्रेशर होता है, तो हम बहुत बार बहुत सारे वर्ड्स को स्किप करते हुए रीड करते हैं कि मुझे बस एक जस्ट मिल जाए, आंसर तो मैं खुद कर दूंगा। तो इसके लिए 2 बार ही आप जरूर रीड करना है। ऐसे जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे आप 2 बार ही रीड करना, जल्दी जल्दी। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ टैक्स रिबेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स टू प्रोमोट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। क्या किया है? टैक्स लाए हैं। किसके लिए लाए हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के लिए लाए हैं। क्यों लाए हैं? टू प्रमोट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। ऑल राइट। assumption, tax rebates can incentivize people to purchase electric vehicle। जी बिल्कुल। अगर आप जो है टैक्स रिबेट दोगे, टैक्स रिबेट अभी के लिए आप अगर बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहते, आप बस इतना समझ लो, टैक्स बेनिफिट बोला जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। टैक्स बेनिफिट, रिबेट को आप जस्ट एक बेनिफिट समझ लो अभी, कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं उनसे जो है थोड़ा कम टैक्स लिया जाएगा, उन्हें कुछ टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो टैक्स रिबेट्स कैन इंसेंटिवाइज पीपल टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिल्कुल, ठीक है। अगर मुझसे कम टैक्स लिया जाएगा तो मुझे वो गाड़ी सस्ती पड़ेगी, मुझे वो गाड़ी सस्ती पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली खरीदूंगा। People currently prefer conventional vehicles over electric vehicles due to cost concerns, due to cost concerns। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये चीज एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं, नॉट इम्प्लिसिट, ठीक है, नॉट इम्प्लिसिट। क्यों नहीं कह सकते हैं इसके पीछे अगर मैं रीजन बताऊं, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ टैक्स रिबेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स टू प्रोमोट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उन्होंने रिबेट दिया है अपनी साइड से टू प्रोमोट द व्हीकल, गुड, वेरी गुड। पर लोग अभी भी कन्वेंशनल व्हीकल को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट? नहीं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, की चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे गाड़ी खरीदनी भी है, पर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, ठीक है। सेल्स सर्विस, ठीक है, मुझे खरीदना तो है लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली, उसे बनवाने में अगर कभी कोई खराबी आ गई, बनवाने में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, रनिंग कॉस्ट क्या लगेगा। तो मुझे बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता है, इसके लिए मैं ये गाड़ी नहीं खरीद रहा। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सोल रीजन है। क्या ये सोल रीजन है? क्या ये अकेला रीजन है? नहीं। तो फिर हम इसे नॉट इम्प्लिसिट बोल देते कि अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट,
द गवर्नमेंट हैज इशूड अ डायरेक्टिव टू स्कूल्स टू इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन इन देयर करिकुलम। गवर्नमेंट ने क्या बोला है स्कूल्स को कि आप जो है फिजिकल एजुकेशन को अपने करिकुलम में रखो। ठीक है, सरकार ने बोला है कि आप जो है फिजिकल एजुकेशन को अपने करिकुलम में रखो। ठीक है, ये बात बस बोली गई है। अब देखते हैं आगे असम्पशन क्या हो सकता है इसमें। स्कूल्स डू नॉट करेंटली इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन इन देयर करिकुलम। क्या हम ये मान सकते हैं सरकार ने कहा है स्कूलों को कि आपको फिजिकल एजुकेशन को अपने करिकुलम में रखना है। कैसे हम ये अज्यूम कर लें कि स्कूल्स डू नॉट करेंटली इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन इन देयर करिकुलम? क्या हम ये मान लें कि स्कूल रखती ही नहीं है? नो, नॉट इम्प्लिसिट, ये हम नहीं मान सकते। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। यस, ये हम मान सकते हैं, दिस इज इम्प्लिसिट। दिस इज इम्प्लिसिट, तभी तो स्कूलों को कहा जा रहा है कि आप इसको रखो। ठीक है, नेक्स्ट, whenever you have any doubt in this subject you may refer to the book by Baltimore। जब भी आपको इस सब्जेक्ट में कोई डाउट आए you may refer to the book by Baltimore। ऑल राइट, ठीक है, द बुक बाय बाल्टीमोर इज अवेलेबल। अगर मैं किसी को कह रहा हूं कभी भी डाउट आए तो आप ये वाली बुक रेफर कर लो बाल्टीमोर की, तो क्या मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो बुक अवेलेबल है? जी बिल्कुल, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, तो ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, क्योंकि कोई किसी को क्यों कहेगा कि कोई ऐसी किताब जाके पढ़ लो जो किताब अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, देर इज नो अदर बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, नहीं, नॉट इम्प्लिसिट। मैंने ये तो नहीं कहा या मैंने ये तो नहीं सोचा कि कोई और किताब है ही नहीं। मैंने तो बस ये बोला कि बाल्टीमोर की किताब अच्छी है, ये पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द न्यू एक्सप्रेस हाईवे विल रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन टू सिटीज बाय 50%। अच्छा, नया जो एक हाईवे बन रहा है वो ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर देगा बाय 50%। ओके, द एक्सप्रेस हाईवे विल बी वाइडली यूज्ड बाय कम्यूटर्स ट्रैवलिंग बिटवीन द टू सिटीज। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा? वाइडली यूज्ड, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर कोई इसको यूज करेगा? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, नॉट इम्प्लिसिट। मैंने तो बस ये बोला है ना कि वो टाइम कम कर देगा, मुझे क्या पता कितने लोग उसे यूज करेंगे कितने लोग उसे नहीं यूज करेंगे, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया। ठीक है, पीपल प्रेफर शॉर्टर ट्रैवल टाइम्स व्हेन कम्यूटिंग बिटवीन सिटीज। जी बिल्कुल, ये तो इम्प्लिसिट है। ठीक है, जब मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक ऐसा हाईवे बनाया है जो कि दो शहर के बीच 50% टाइम कम कर देगा, तो इससे मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो है वो कम टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सेकंड वाला तो मेरा इम्प्लिसिट है। अच्छा, अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, हमें कैसे किसी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे किसी आर्ग्यूमेंट को वीक करना है, हम वो सब सीखेंगे इस वाले सेक्शन में। In strong and weak argument questions, you are asked to evaluate the given arguments based on a specific issue. ठीक है, the goal is to determine which arguments are forceful। forceful का मतलब logical, या फिर forceful की जगह आप जो है strong word का भी यूज कर सकते हो। which arguments are strong, strong कौन कौन से हैं, जो logical होंगे, रीजनेबल होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एंड विच वंस आर वीक, वीक कौन से होंगे, जो इलॉजिकल होंगे, बायस्ड होंगे, इररेलेवेंट होंगे। ठीक है, तो हमें जो है वैसे आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, तो अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता कौन सा है, किस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले यही आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोलते किसको है। तो देखते हैं जरा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोलते किसको है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इज कंसिस्टेंट विद द इश्यू एट हैंड। ठीक है, मतलब जिस बारे में बात चल रही है उसी बारे में वो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। ठीक है, जिस बारे में बात चल रही है वही बात से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर बात चल रही है एयर पॉल्यूशन की तो आर्ग्यूमेंट आपका एयर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, वहां पे आप स्कूल एजुकेशन का पॉइंट डाल के कुछ कोई लॉजिक नहीं बनता वहां पे, तो वो एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द इश्यू, is based on logical reasoning and facts rather than opinions और emotions। जो भी आपका strong argument होगा वो हमेशा facts और reason पे based होगा। ठीक है, फैक्ट और फैक्ट्स और रीजनिंग की हम बात करेंगे उसमें।
ना कि ओपिनियन कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, नहीं। मुझे पता है कि किसी किताब में लिखा है, किसी न्यूज़पेपर में आया है, किसी जर्नल में आया, आर्टिकल में आया कि ये करने से ये फायदा होता है। दैट इज़ अ फैक्ट। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है? A strong argument is objective, unbiased and directly addresses the issue. ठीक है, अनबायस्ड होना चाहिए। आप किसी एक को फेवर ना करो, आप अनबायस्ड वे में अपना आर्गुमेंट रखो। एंड अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल क्लैरिफिकेशन। जब एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनाया जाए तो उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए किसी और आर्गुमेंट की जरूरत ना पड़े, वो आर्गुमेंट खुद में ही बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड। अब मुझे इसे सपोर्ट करने के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद में ही कंसिस्ट, मतलब ये खुद में ही जो है अनबायस्ड है, ऑब्जेक्टिव है, और एडिशनल क्लैरिफिकेशन की इसको कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है वीक आर्ग्यूमेंट्स, ये कौन से होते हैं? ठीक है, वीक आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं? वीक आर्ग्यूमेंट लैक्स लॉजिकल रीजनिंग और रेलेवेंस। कहीं की बात होगी, कहीं की बात डाल देंगे। ठीक है, बात चल रही है पॉल्यूशन की, वो बात ले आए चिल्ड्रन एजुकेशन की। ठीक है, लॉजिक नहीं होगा, ये ओपिनियन बेस्ड होंगे। ठीक है, ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, स्टीरियोटाइप और इमोशनल अपील। वही कि मुझे ये अच्छा लगता है तो ये सही है, मुझे वो अच्छा लगता है तो वो सही है, चाहे फैक्ट कुछ भी बोले। ठीक है, तो आपको फैक्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं। आप जब जब भी फैक्ट के अगेंस्ट जाओगे, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ वीक आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्या है? इज ओवरली आइडियलिस्टिक और डिटैच्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल रियलिटी। बहुत ही ज्यादा ओवर आइडियलिस्टिक हो। ओवर आइडियलिस्टिक कैसे हो सकता है? कि हम कह दें कि देयर शुड बी 100% फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टिल पीएचडी। 100% फ्री एजुकेशन टिल पीएचडी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, होना तो चाहिए, पर क्या ये हो सकता है? ये हो नहीं सकता। दिस इज वे टू आइडियलिस्टिक। ये बहुत ही आप अच्छी दुनिया के बारे में सोच रहे हो, तो इट्स वे टू आइडियलिस्टिक। तो ये क्या है? ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जरा इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चंस, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? शुड द सेल ऑफ जंक फूड बी बैंड इन स्कूल? अब आप क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन में जो हमारा टॉपिक क्या है, कोहेरेंस के लिए हमें इस चीज की जरूरत है। टॉपिक है हमारे पास जंक फूड का सेल। ठीक है, जंक फूड का सेल। ठीक है, यस। अब इससे रिलेटेड दो आर्गुमेंट आपको दिए जा रहे हैं। शुड द सेल ऑफ जंक फूड बी बैंड इन स्कूल्स? क्या जंक फूड के सेल को बैन कर देना चाहिए स्कूल्स में? आर्गुमेंट वन सेज यस, बिकॉज जंक फूड हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओबेसिटी। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अब आप देखो कितने अच्छे से इन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया है, ये ऑब्जेक्टिव बताया उन्होंने। क्यों? तो इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, किस चीज पे? तो फैक्ट ले आए, चिल्ड्रन हेल्थ में क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है, फैक्ट ले आए। तो अब आप इस स्टेटमेंट को जरा चेक करो। इस स्टेटमेंट में रीजन भी है, ठीक है, इस स्टेटमेंट में लॉजिक भी है, इस स्टेटमेंट में जो है आपका कोहेरेंस भी है, कि जिस बारे में बात हो रही है उसी बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में आपका फैक्ट भी है, और ये स्टेटमेंट आपका बहुत ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला आर्गुमेंट टू देखते हैं। नो, बिकॉज बैनिंग जंक फूड विल लीड टू सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉसेस फॉर स्कूल कैंटीन्स। ठीक है, देखो, अगर आप इसको देखोगे तो जंक फूड के बैन करने से क्या होगा कि रेवेन्यू लॉसेस होने लगेंगे स्कूल कैंटीन्स को, बट ये तो टॉपिक है ही नहीं। आप स्कूल में जंक फूड की बात किसके लिए करते हो? स्कूल में जंक फूड की बात की जाती है चिल्ड्रन हेल्थ के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए की जाती है? हेल्थ के लिए बात की जाती है, कि बच्चों की हेल्थ खराब है। ठीक है, हेल्थ खराब हो जाएगी, तो ये जो है इसका कोहेरेंस थोड़ा कम हो जाता है, इसका कोहेरेंस कम हो जाता है। ठीक है, कोहेरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और रीजन जो है इसका वीक हो जाएगा, रीजन वीक हो जाएगा। कि आप स्कूल कैंटीन का तो सोच रहे हो, बट व्हाट अबाउट किड्स? बच्चों का तो सोचो, स्कूल में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो बच्चों का हेल्थ एंड बच्चों का माइंड प्राइमरी प्राइमरी फोकस होना चाहिए उसके ऊपर। तो आपका रीजन तो वीक है,
स्कूल जो है कैंटीन के लिए नहीं बना, स्कूल जो है बच्चों के लिए बना है। तो आपका रीजन ये कि कैंटीन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये तो कोई रीजन नहीं है, ये सही रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे बोल देंगे कि दिस वन इज वीक एंड आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, शुड स्टूडेंट्स बी रिक्वायर्ड टू वेयर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, क्या बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए स्कूल में? ठीक है, ऑल राइट, yes, because uniforms promote equality among students and reduce distractions caused by fashion competition. Very right, very right. अब आप देखो, बहुत ऑब्जेक्टिवली उन्होंने बताया क्यों होना चाहिए, तो ये जो है आपका इक्वालिटी प्रमोट करता है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने फैक्ट से बताया कि और ये क्या करता है, कंपटीशन कम कर देता है, फैशन कंपटीशन कम कर देता है, कि आज उस बच्चे ने ये कपड़े पहने तो कल हम कुछ और पहनेंगे, परसों कुछ और पहनेंगे। तो ये फैशन कंपटीशन करने की जगह नहीं है। स्कूल स्कूल इज नॉट अ प्लेस ऑफ फैशन, स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग, स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। आप वहां पे पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हो, आप वहां पे फैशन के लिए नहीं जा रहे। तो बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने कहा कि फैक्ट है, बच्चों का जो है डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। सही बात है। सो आर्ग्यूमेंट वन लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये। नो, बिकॉज वेयरिंग यूनिफॉर्म सप्रेसेस स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी। अब आप देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा ओपिनियन बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड। ये उस एक पर्सन का ओपिनियन है। उस पर्सन का ओपिनियन क्या है कि कपड़े पहनने से, मतलब यूनिफॉर्म के अलावा दूसरे कपड़े पहनने से बच्चों की जो है इंडिविजुअलिटी दिखती है, इंडिविजुअलिटी शोन बाय क्लोथ्स, ये कहा जा रहा है, इंडिविजुअलिटी शोन बाय फैशन। तो ये बहुत ओपिनियन बेस्ड हो गया। इंडिविजुअलिटी, आज भी जो स्टूडेंट्स स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं उनकी भी एक इंडिविजुअलिटी है, उनकी भी एक पहचान है। टीचर्स हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पहचानती हैं, कोई बहुत पढ़ने वाला होता है, कोई थोड़ा शैतान होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में, कोई आर्ट में। तो इंडिविजुअलिटी है स्टूडेंट्स की, एंड उनके पास क्रिएटिविटी का भी चांस है, बिल्कुल है। तो ये जो थॉट है कि नहीं कपड़ों की वजह से उनकी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी चली जाएगी, ये जस्ट एक ओपिनियन है। तो इसे हम इसके लिए क्या कहेंगे, दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, अ वीक आर्ग्यूमेंट। देखो, अभी मैं आपको हर एक क्वेश्चन इतने डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, रीजन उसके पीछे ये है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको जो है मेन मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ ये भी बात तो सही है कि बच्चों की इंडिविजुअलिटी चली जाएगी, क्रिएटिविटी चली जाएगी। तो आपको सोचना है कि क्या इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से आती है? आज के मतलब अभी तक जितने बच्चे पढ़े हैं, क्या उनकी कोई इंडिविजुअलिटी या क्रिएटिविटी नहीं थी? थी। दैट मीन्स कि ये तो पॉइंट गलत हो गया कि कपड़ों से आ रही है इंडिविजुअलिटी। तो आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि जब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आएगा, कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, तो आप उसे टैकल कैसे करोगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द वोटिंग एज बी रिड्यूस टू 16 ईयर्स, क्या वोट करने की उम्र को 16 साल कर देना चाहिए? अभी करेंटली इंडिया में कितना है, करेंटली इंडिया में है 18 ईयर्स। इफ यू आर 18 एंड अबव, 18 एंड अबव देन यू कैन वोट। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या उसको रिड्यूस कर देना चाहिए 16 साल पे? देखते हैं। आर्ग्यूमेंट वन क्या है, यस, बिकॉज यंग पीपल आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये मुझे वापस से क्या लग रहा है, ये मुझे वापस से एक ओपिनियन लग रहा है, कि ये तो आपका ओपिनियन है ना कि 16 साल के बच्चे बहुत मेच्योर हैं और वो पॉलिटिकल इश्यूज समझते हैं और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। हर 16 साल का बच्चा उतना मैच्योर नहीं है, हर 16 साल के बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, और हर 16 साल का बच्चा शायद इतना ज्यादा इन्फॉर्म्ड भी नहीं है कि वो सही डिसीजंस ले पाए। तो ये तो एक ओपिनियन बेस्ड हो गया, ठीक है, कि आपका ओपिनियन है। और इस ओपिनियन को भी मैं क्या कहूंगा, दिस ओपिनियन इज ऑल्सो वेरी आइडियलिस्टिक। आप ऐसी दुनिया मान रहे हो जहां पे हर 16 साल का बच्चा मेच्योर है, हर 16 साल का बच्चा पॉलिटिकल इश्यूज समझता है और हर 16 साल का बच्चा अच्छे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। सो दिस इज वे टू आइडियलिस्टिक फॉर मी टू एक्सेप्ट। तो ये क्या है, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट नंबर टू, नो, बिकॉज एट 16 इंडिविजुअल्स लैक द नेसेसरी लाइफ एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस टू वोट रेस्पॉन्सिबली।
बिल्कुल सही बात है। लैक द नेसेसरी लाइफ एक्सपीरियंस, ये तो इन्होंने फैक्ट बता दिया, सही बात है। 16 साल के बच्चों को उतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी फैक्ट बता दिया कि उतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शुड वर्किंग प्रोफेशनल्स बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली? क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स को अलाउ कर देना चाहिए कि आप वर्क फ्रॉम होम ही करो, परमानेंटली आप वर्क फ्रॉम होम करो? चलिए जी, देखते हैं इसको भी। आर्गुमेंट: यस, बिकॉज इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज विद अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। चलिए, ये तो जी फैक्ट दे दिया आपने कि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, एम्प्लॉय जो है आपका मतलब बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के साथ रहेगा। ठीक है। इसे तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि आपने फैक्ट दिया है, आपने लॉजिक दिया है, आपने रीजन दिया है। ठीक है। तो इसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट: नो, बिकॉज वर्किंग फ्रॉम होम परमानेंटली कैन लीड टू आइसोलेशन एंड रिड्यूस्ड कोलैबोरेशन अमंग एम्प्लॉयज। बिल्कुल सही बात है, ये भी जो आप है आपने एक रीजन दिया है, बहुत अच्छा रीजन दिया है। आइसोलेशन हो सकता है, बहुत अच्छा लॉजिक है कि हो सकता है लोग अकेले पड़ जाएं, हो सकता है लोग अकेले पड़ जाएं घर से काम करते करते, एंड कोलैबोरेशन कम हो जाएगा, बिल्कुल टीम वर्क आपका जो है बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, टीम वर्क वीक हो जाएगा, सोशल स्किल्स आपके जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही है ये वाली चीज भी। तो यहाँ पे भी मुझे लॉजिक, रीजन, फैक्ट सब कुछ देखने को मिल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सो बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये वाला भी स्ट्रॉन्ग है एंड ये वाला भी जो है, ये वाला भी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। शुड स्मोकिंग बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस? क्या स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में? क्या सिगरेट स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में? देखते हैं। आर्गुमेंट वन सेज यस, बिकॉज सेकेंड हैंड स्मोक हार्म्स द हेल्थ ऑफ नॉन स्मोकर्स। बहुत सही बात है। ठीक है, ये तो इन्होंने फैक्ट बता दिया। सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है? जब भी कोई स्मोकर, जब भी कोई सिगरेट स्मोकर स्मोक को अंदर इनहेल करते हैं, उसके बाद जब उस स्मोक को वो एक्सेल करते हैं, तो वो स्मोक कहाँ एनवायरनमेंट में आता है, आपके आसपास आता है। ठीक है। अब आप जब इनहेल करोगे और वो स्मोक आपके अंदर गया, तो आपको तो हार्म करेगा डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। यस, बिकॉज सेकेंड हैंड स्मोक हार्म्स द हेल्थ ऑफ नॉन स्मोकर्स। फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छा रीजन है ये। ठीक है, और बहुत अच्छा लॉजिक है कि जी बिल्कुल बैन करना चाहिए क्योंकि जो सेकंड हैंड स्मोक है वो नॉन स्मोकर्स को डैमेज कर रहा है। ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, इसके आगे हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नो, बिकॉज बैनिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इन्फ्रिंजेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। अगेन आई विल से दिस इज एन ओपिनियन। ये तो आपका ओपिनियन है ना, ये आपका ओपिनियन है कि एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो कहीं पे भी सिगरेट पी ले। तो इसी तरीके से अगर आप देखो, तो राइट टू लाइफ भी है, राइट टू लाइफ भी है लोगों के पास, कि आपको जो एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफ जीने का चांस मिले। तो क्यों स्मोकर्स की वजह से नॉन स्मोकर्स जो है वो सफर करें? तो ये तो आपका ओपिनियन है, सो दिस इज वेरी ओपिनियन बेस्ड, सो आई विल कंसिडर इट एज अ वीक आर्ग्यूमेंट। वीक आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। शुड शुड कंट्रीज प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ? नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि क्या कंट्रीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए किस चीज को? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि क्या कंट्रीज को जो है एनवायरमेंट को इज एनवायरमेंट ग्रेटर देन इकोनॉमिक ग्रोथ? ठीक है, ऐसा कुछ जो है ये सवाल है हमारे सामने। आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। यस, बिकॉज विदाउट अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन सर्वाइवल आर एट रिस्क। वेरी गुड। जब तक सस्टेनेबल एनवायरमेंट नहीं है, बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर दिया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, की सही बात है। जब तक जो है आपका सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जो कि
एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका चल सकता है। अभी की जनरेशन से जब अगली जनरेशन पे जाए तो वो अभी से और अच्छे कंडीशन में जाए। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे ग्रोथ को लेके जब लोग ही सरवाइव नहीं करेंगे, जब लोग ठीक से ही नहीं रह पाएंगे? तो बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल, बहुत रीजनेबल थॉट है ये। तो इसे हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कह देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नो, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच कैन लीड टू बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन द लॉन्ग रन। ओके, ये भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने रीजन दिया कि पॉवर्टी रिड्यूस होगा। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी तो सर्वाइवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है। उन्होंने कहा कि फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू एंड अ गुड रीजन, गुड लॉजिक कि जब लोगों के पास पैसे होंगे, पॉवर्टी कम हो जाएगी तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, वो एनवायरमेंट को बेटर मैनेज कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। शुड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके कौन कौन से होते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम हो गया आपके पास, ठीक है, एक्स हो गया जो पहले ट्विटर था, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, क्या इन सबको रेगुलेट करना चाहिए? और भी हैं रेडिट वगैरह, और भी हैं हमारे पास, ठीक है, रेडिट हो गया। क्या इन सबको रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को? Yes, because unregulated platforms can spread misinformation and harm societal harmony. बहुत अच्छा लॉजिक एंड बहुत अच्छा रीजन कि अनरेगुलेटेड होंगे, इसकी वजह से वो क्या करेंगे? मिस इन्फॉर्मेशन और हार्म कर सकते हैं सोसाइटी को। बिल्कुल सही। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल राइट। नेक्स्ट। नो, बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेशन विद स्टाइफल फ्री स्पीच एंड क्रिएटिविटी। ओके, अब देखिए ये जो है ये पॉइंट भी बहुत ठीक है कि अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन में ही सब कुछ आ जाएगा तो फ्री स्पीच का क्या होगा? तो फ्री स्पीच एंड क्रिएटिविटी के लिए मतलब इन्होंने अपनी साइड से रीजन और लॉजिक तो दिया है, और दीज टू लॉजिक आर आल्सो एक्सेप्टेबल कि ठीक है, सही बात है कि अगर सब कुछ पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल आ जाएगा तो इट विल बिकम लाइक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, और यू कैन से चाइना, और रिमोटली रशिया, रशिया जैसा कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। तो सही बात है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन सब कुछ पे आना सही नहीं है। शुड शुड इंटरनेट एक्सेस बी मेड फ्री फॉर ऑल सिटीजन्स? क्या इंटरनेट का एक्सेस जो है वो सारे सिटीजन्स के लिए फ्री होना चाहिए? ठीक है, इंटरनेट फ्री फॉर ऑल सिटीजन्स। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Yes, because access to the internet is a basic necessity in today's world, just like electricity and water. अब यहाँ जो है देखिए, मुझे इसके पीछे यस बिकॉज एक्सेस इज अ बेसिक नेसेसिटी, ये चलिए आपने रीजन दिया कि बेसिक नेसेसिटी है आज के वर्ल्ड में, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बट इट्स स्टिल नॉट गिविंग मी अ फैक्ट। आपने कोई फैक्ट नहीं दिया। ये तो ओपिनियन हो गया ना, ये तो आपका ओपिनियन हो गया। ये तो ओपिनियन हो गया कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को लग सकता है नहीं है इंपॉर्टेंट। आप फैक्ट दो ना, फैक्ट बताओ कि किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब बताओ। आप जब तक लुक, मैं एक और चीज बताता हूँ, आपका आर्ग्यूमेंट सही हो सकता है बट वो वीक हो सकता है जस्ट बिकॉज आपने जो है वहां पे फैक्ट और जो आपके नंबर्स हैं वो आपने प्रॉपरली नहीं दिए, तो आपका आर्ग्यूमेंट वीक बन जाएगा अच्छा होते हुए भी, जो कि इस केस में हुआ है। दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। पॉइंट बहुत ठीक है कि यस फ्री होना चाहिए, बट द पॉइंट इज क्यों? मुझे अच्छे से बताओ ना क्यों होना चाहिए। वो इन्होंने अच्छे से नहीं बताया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नो, बिकॉज मेकिंग द इंटरनेट फ्री विल लीड टू ओवर यूज एंड स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए इन्होंने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से जो है रीजन दे दिया है। ठीक है, रीजन देखिए उन्होंने मुझे बता दिया है कि हाँ, फैक्ट बता दिया।
कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओवर यूज हो जाएगा, तो फ्री इंटरनेट मत दो। तो इन्होंने मुझे लॉजिक दिया, रीजन दिया, फैक्ट दिया, सब कुछ दिया, तो आई विल कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बी यूज टू रिप्लेस टीचर्स इन स्कूल्स? ओके, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन राइट नाउ एक्चुअली। क्या AI का यूज करना चाहिए हमें टीचर्स को हटा देने के लिए स्कूल में? पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट। यस, because AI can provide personalized learning experience and adapt to the need of individual students, which human teachers cannot do as efficiently. Very good। आप देखो, इसने रीजन दिया कि वो जो है बच्चों का पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवा देंगे। ठीक है, हर एक बच्चे पे फोकस जाएगा, इंडिविजुअल फोकस जाएगा। तो रीजन दे दिया इन्होंने, लॉजिक भी दे दिया कि हर एक बच्चे पे जो है इंडिविजुअल फोकस चला जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे अभी के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं। नो, बिकॉज ह्यूमन टीचर्स ऑफर इमोशनल सपोर्ट एंड मोरल गाइडेंस विच AI कैन नॉट रिप्लेस। यस, देखिए इन्होंने भी जो है रीजन दे दिया कि ठीक है, आपकी बात तो ठीक है कि इंडिविजुअल लर्निंग ये वो सब कुछ मिल जाएगा, बट इमोशनल सपोर्ट, इन्होंने अपना रीजन दे दिया। और इन्होंने यहाँ पे फैक्ट भी बता दिया कि AI कैन नॉट रिप्लेस मॉरल गाइडेंस। तो ये भी स्ट्रांग है, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रांग। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। इन कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चंस यू आर प्रेजेंटेड विद अ स्टेटमेंट और सिचुएशन फॉलोड बाय मल्टीपल पॉसिबल कॉजेज और इफेक्ट्स। ओके, आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा एंड मल्टीपल पॉसिबल कॉजेज या फिर इफेक्ट्स मिलेंगे। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉज behind a given effect or determine which effect results from a particular cause. These questions test your ability to link events, reason and their consequences logically. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको कॉज एंड इफेक्ट समझना होगा कि कॉज और इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय कॉज, व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं। A cause is an event or factor that directly leads to an effect or an outcome. कॉज का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी घटना। ठीक है, कोई घटना, घटना को हम क्या कहते हैं? कॉज कहते हैं। कुछ हुआ, ठीक है, कुछ हुआ, तो जो होना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉज कहते हैं। कोई इंसिडेंट कह दो आप, इंसिडेंट कह दो आप। ठीक है, कोई इंसिडेंट कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं याद करूं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे अभी याद आ रहे हैं, जैसे गैस ट्रेजेडी जो थी भोपाल की, तो दैट वाज अ कॉज। उसका इफेक्ट क्या आया था? मल्टीपल डेथ्स, मल्टीपल डेथ्स। ठीक है, तो कॉज और इफेक्ट आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कोई घटना और उस घटने से क्या हुआ, दैट इज द इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज। किसी चीज के होने की वजह से क्या हुआ, दैट इज इफेक्ट। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। The number of people suffering from respiratory diseases in the city has significantly increased over last few months. Statement क्या है कि number of people जिन्हें respiratory diseases थे, जिन लोगों को respiratory diseases थे, उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, respiratory disease जिन्हें था उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। आप वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड क्या है? सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट लाइकली कॉज? ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है? ये जो है एक इफेक्ट है ना, कुछ हुआ है जिसकी वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज होने लगा है। कुछ हुआ है, क्या हुआ है वो पता करना है। क्या हुआ है, कॉज पता करना है। द सिटीज एयर क्वालिटी हैज ड्रास्टिकली वर्सेंड। यस, दिस इज पॉसिबल। द सिटी हैज इंक्रीज्ड हेल्थ केयर फंडिंग। नहीं, अगर हेल्थ केयर फंडिंग बढ़ेगी तो लोग बीमार क्यों पड़ेंगे? द पीपल आर गेटिंग बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर। कोई मतलब ही नहीं है, वाटर की तो यहाँ बात ही नहीं है। द सिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्मोकिंग बैन। नहीं, स्मोकिंग बैन होते तो रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होते, तो पहला वाला ही है। अब आप कॉज एंड इफेक्ट समझना, कॉज एंड इफेक्ट में अब आपको समझाता हूँ। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या हुआ कि एयर क्वालिटी खराब हो गई। कॉज क्या हुआ? एयर क्वालिटी खराब हो गई।
एंड इसका इफेक्ट क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ गए। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑलराइट, ड्यू टू द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट several shops in the city have experienced a dramatic reduction in sales। वर्ड अगेन ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा। ठीक है, किसकी वजह से हुआ है? प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज, वापस से आपको कॉज ढूंढना है। ये तो इफेक्ट बता दिया कि सेल्स कम हो गए, सेल्स कम होना इज इफेक्ट, क्यों हुआ है ये पता करना है हमें। क्यों हुआ है देखते हैं। द शॉप्स हैव इंक्रीज देयर प्राइसेस, प्राइसेस और प्रोटेस्ट का मुझे एज सच कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। प्राइस का जनरल तो होता है बट प्राइस एंड प्रोटेस्ट का मुझे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, सो दिस इज नॉट कोहेरेंट। ठीक है, मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा। प्रोटेस्ट की बात चल रही है, प्राइस की बात कर रहे हो। द शॉप्स हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट्स, कोई मतलब नहीं, न्यू प्रोडक्ट होगा तो सेल्स क्यों गिरेंगे। द प्रोटेस्ट हैव कॉज्ड पीपल टू अवॉइड शॉपिंग इन द एरिया, यस दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। जो प्रोटेस्ट है इसकी वजह से लोग आते नहीं हैं अब ये शॉपिंग वाले एरिया में, ये बिल्कुल पॉसिबल है। द वेदर हैज टर्न्ड वेरी अनफेवरेबल फॉर शॉपिंग, वेदर नहीं, आई वॉन्ट अ रीजन, आई वॉन्ट समथिंग रिलेटेड टू प्रोटेस्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट पे क्वेश्चन चल रहा है, तो मुझे वो कहाँ पे मिला है? वो मुझे सी पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, there has been a marked increase in traffic accidents in the city over the past year। अगेन आपको एक इफेक्ट दे दिया। इफेक्ट क्या है कि एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, उसका कॉज ढूंढना है। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स हैज डिक्रीज्ड, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसे टिक करके चलते हैं। द रोड्स हैव बीन रिपेयर्ड एंड आर नाउ इन बेटर कंडीशन, नहीं बेटर कंडीशन तो एक्सीडेंट क्यों होगा। द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, yes this is also possible। the speed limit on the highway has been reduced, नहीं speed limit कम होगी तो एक्सीडेंट कम होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से पढ़ते हैं, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। there has been a marked increase in traffic accidents in the city over the past year। ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ओवर द पास्ट ईयर। एक साल में गाड़ियां नई आई होंगी, पर कितनी नई आ जाएंगी? बहुत सारी तो नहीं आ सकती, तो सिग्निफिकेंटली तो इंक्रीज नहीं हुई होंगी गाड़ियां, थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई होंगी। तो इसके लिए हम इसे ही पिक करेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल डिक्रीज हो गए। A large number of people in the city are switching to electric vehicles in recent months। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? ईवी पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, कॉज बताना है हमें इसको। पेट्रोल प्राइसेस हैव रिमेन्ड स्टेबल, नहीं, अगर पेट्रोल प्राइसेस बराबर रहते, उतने ही रहते, तो लोग क्यों स्विच करते? नहीं, ये तो गलत है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशन, बिल्कुल जी हो सकता है। पहले लोग नहीं खरीद रहे थे क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं था, अब लोग खरीद रहे हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन है, डेफिनेटली पॉसिबल। पीपल्स इनकम हैव डिक्रीज्ड, नहीं डिक्रीज होगा तो गाड़ी क्यों खरीदेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर्स हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली, नहीं, यहाँ तो ये तो कोई रिलेटेड ही बात नहीं है, ये तो कोई रिलेटेड बात ही नहीं हुई। ठीक है, इसलिए इसे हटाएंगे। तुम्हारा आंसर यही बन जाएगा। हमारा आंसर क्या है कि चार्जिंग स्टेशंस के बढ़ने की वजह से लोगों ने गाड़ियां खरीदना चालू कर दिया है। Thank you so much for watching this video. Keep watching LifeShelp Academy courses. If you want to get into a top tier college, you can contact us on the number given below. Thank you.